नमस्कार। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये रविंदर की भेजी हुई आप बीती है। रविंदर की ये कहानी सन 2004 की है और ये घटना उनके साथ में घटी थी। तो रविंदर का उम्र लगभग 22-23 साल का रहा होगा। जवान थे और पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में। और जब ये घटना हुई थी ना, तो उनके घर में, वो एक्चुअल में एक सरकारी रेलवे क्वार्टर में रहते थे। उनके पापा रेलवे के कर्मचारी थे और उस घर में उनके साथ उनकी मम्मी पापा और उनकी बड़ी बहन भी रहती थी, जो शादी जोग हो गई थी। हाई स्कूल करने के बाद पापा ने पढ़ाई छुड़वा दिया था उनकी, और शादी के चक्कर में लगे हुए थे। कोई जोग लड़का मिल जाए तो अपनी बिटिया का शादी करवा दें। तो चलते हैं आज की इनकी कहानी में, रविंदर जी की। दोस्तों, मेरा नाम रवि है, पूरा नाम रविंदर, लेकिन घर वाले मुझे रवि रवि कह कर के ही बुलाते थे। हाँ, बाहर में कॉलेज में मुझे हर कोई रविंदर जी कह के ही बुलाता था। और मैं पढ़ने में तेज ताज अच्छा लड़का था। अब मेरी जो हॉबी थी, मैं ज़्यादातर गाने का शौकीन था। मुझे फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते थे, और वो भी पुराने गीत। मेरे उस सरकारी क्वार्टर में अब रात का करीब 11 बज रहा था। हाँ, मैं अपने कमरे में अब किताब पढ़ रहा था और कानों में गाने की आवाज़ मैं सुन रहा था रेडियो पर। यही तो मेरी कमी थी। मेरा ध्यान बस गाने की तरफ था। किताब तो मैं बस ऐसे ही बेमन से उठा रखा था। आवाज़ कानों में गूंज रही थी। हाँ, मेरा कभी ध्यान किताबों पर जाता, हाँ, फिर किताब से ध्यान भटक करके गानों में खो जाता था। मुझे न जाने क्यों पुराने फिल्मी गाने क्यों पसंद थे। मैं सुनता ना तो बस उसमें खो के रह जाता था, और कई बार अपने पिता से डांट भी खाया इसके चक्कर में। लेकिन एक आदत सी बन गई थी, वो छूटती नहीं थी। और कोई मेरा ऐ तो था ही नहीं। अब मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन गांव गए हुए थे। पापा ने कोई लड़का देखा था दीदी के लिए। अब वहाँ पर दीदी को भी दिखाना था और रिश्ते की बात आगे भी बढ़ाना था। अब मुझे भी लेके जा रहे थे पापा, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी और मैं क्लास छोड़ना नहीं चाहता था। और इसके बाद पापा मुझे डांटते रह गए कि तू अपनी ही बात मानता रहता है, हमारी बात सुनता नहीं, चल गांव घूम कर आ जाएंगे। लेकिन मैं कहने लगा, पापा मेरा गांव में मन लगता ही नहीं है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। अब वास्तव में मैं गांव जाता था ना कभी, तो एकदम उदास सा बैठा रहता था। ना तो कोई मेरा दोस्त होता था, ना मेरे लायक कोई वहाँ देखने लायक जगह। एकदम बोरियत सी होती थी और मैं गांव जाना ही नहीं चाहता था। अब पापा अपने मेरे अपने जो शादी का चक्कर था बहन का, और उसके चक्कर में सब लोग चले गए थे, और वही 5 दिन के लिए। मतलब इस सरकारी क्वार्टर में, रेलवे के क्वार्टर में मुझे 5 दिन अकेले ही रहना था, और मैं खुश था। चलो जी भर के अब फिल्मी गाना रेडियो पर सुनेंगे, मज़ा आएगा, पढ़ाई भी चलती रहेगी, गाना भी सुनता रहूँगा। अब तो मुझे कोई टोकने वाला भी नहीं है, और एक तरह से मैं खुश ही था। रात का अब 11 बज रहा था और अचानक बाहर में लगा कि मौसम खराब हो चुका है। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और झमाझम बरसात होने लगी। मैं खिड़की खोल कर देखा तो मैं देखा बाहर
एकदम जोर की बारिश चलती जा रही है और बारिश मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं खिड़की के पास बैठा और बारिश का नज़ारा लेने लगा। रेडियो पर पुराना गीत बज रहा था और उस गीत को मेरे मन प्रसन्न कर रहा था और ऊपर से बारिश का मौसम। और तभी ऐसा लगा कि दरवाजे पर कोई दस्तक हुआ हो। मैं तो समझा कि नहीं, इतनी भरी बारिश में रात को 11 बजे कौन हमारे घर पर आएगा। लेकिन जब 2-3 बार दस्तक आया ना, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कोई दरवाजे पर है और वो दस्तक दे रहा है। मुझे जाना चाहिए, कहीं पापा के कोई फ्रेंड तो नहीं है, क्योंकि पापा रहते थे तो उनके फ्रेंड कभी न कभी आए रहते थे, लेकिन इतनी रात को नहीं। 8-9 बजे तक आते थे, मिलते थे, चाय पानी होती थी और सब अपने चले जाते थे। लेकिन रात का 11 बज रहा है, कौन हो सकता है भाई। लेकिन फिर भी मुझे दरवाज़ा खोल कर तो देखना था, ना जाने कौन होगा। और मैं फिर मेन गेट पर पहुंच चुका था और जैसे ही मेन गेट पर पहुंचा, फिर दरवाजे पर दस्तक हुआ और मैं अब आवाज़ लगाया कि ठहरो जी, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। और इसके बाद मैं मेन गेट खोल दिया और जब बाहर देखा ना, तो देखता ही रह गया था। एक 20-22 साल की खूबसूरत ज्योति बारिश में भीगी हुई और हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और बालों से, उसके खुले बालों से पानी टपक रहे थे। कपड़े एकदम गीले हुए पड़े थे और वो मिचमिचाई आंखों से अब मेरी तरफ देख रही थी और कहने लगी कि मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। आपके परिवार में लेडीज़ नहीं है क्या? मैं कहने लगा, हाँ है ना, हमारा पारिवारिक घर है, लेकिन इस टाइम कोई लेडीज़ नहीं है। मेरी मम्मी, मेरी बहन गांव गई हुई है। बताइए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? वो लड़की थोड़ा हिचक सी गई। मैं जब बोला कि इस घर में कोई लेडीज़ नहीं है, तो वो अपना पैर जो थी पीछे हटा लिया और फिर कहने लगी कि नहीं, मुझे दूसरे घर में मदद मांगनी चाहिए। इस घर में आप अकेले रहते हैं ना? मैंने बोला, हाँ जी, मैं अकेले ही रहता हूँ, लेकिन आसपास में कोई रहता नहीं है, आपको दूर ही जाना पड़ेगा। ये आसपास के जो हमारे सरकारी क्वार्टर है ना, उनमें ताला लगा हुआ है, वो उसमें अभी कोई रहता नहीं है, हम ही यहाँ पर रहते हैं। और वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी कि अच्छा, इसका मतलब इस पूरे एरिया में आपका ही इकलौता घर है जहाँ पर आप हैं? मैंने बोला, ऐसे नहीं, कुछ क्वार्टर और भी हैं, लेकिन वो थोड़ा पीछे जा कर के हैं। और मेरे लाइन में जो सरकारी क्वार्टर हैं, उसमें एक दाहिने वाला वो भी भरा हुआ है, लेकिन उसमें परिवार अभी कोई है नहीं। और मेरे बाएं वाला भी, उसमें भी भरा हुआ है, लेकिन वो लोग गांव गए हुए हैं, कब आएंगे मालूम नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा था। तब वो लड़की मेरी तरफ घूर कर देखने लगी, कहने लगी कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं भीग रही हूँ और अच्छी तरह से भीग चुकी हूँ। मेरा तबीयत तो पहले ही ख़राब था और मुझे बुखार ने घेरा हुआ था और मुझे अचानक सफ़र करना पड़ा था। मैं जब ट्रेन से उतरी ना, तब तक तो बारिश नहीं आ रहा था। अब मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बारिश में कोई ना रिक्शा ना कोई साधन मिल रहा था। मैं सोचा कि चलो निकल जाऊंगी, अभी बारिश का अभी मौसम तो है, लेकिन बारिश पड़ नहीं रहा है और तब तक मैं लंबे कदम भरते हुए अपने घर की तरफ निकल जाऊंगी और रास्ते में कोई हो सकता है सवारी मिल जाए। लेकिन तब तक बारिश होने लगी और मैं भीग चुकी हूँ। मुझे निमोनिया ना हो जाए, इसी बात का मुझे डर है। तो आप मेरी मदद करेंगे? कुछ कपड़े हमें चेंज करने के लिए देंगे, अगर आपके घर में लेडीज़ हो? मैं कहने लगा, हाँ हाँ, कपड़े हैं ना, मेरे दीदी के कपड़े आप पर बिल्कुल फिट बैठेंगे, आप आ जाइए, शर्माइए मत। और इसके बाद लड़की आगे पीछे मुड़ करके बाहर भी देखने लगी और फिर दरवाजे के अंदर आ गई। मेरे दिल में उसके प्रति ऐसी कोई भाव ही नहीं थी।
क्योंकि हमारे घर में मेरी बहन की सहेलियाँ आती रहती थी। हाँ, वो मुझसे ज़रूर शर्माया करती थी, लेकिन मैं किसी से शर्माया नहीं करता था। और उस घर में तो ना जाने कितनी बार लड़कियां आ चुकी हैं। अब मैं सबसे मिलता जुलता था, मैं बातचीत भी करता था, लेकिन मैं पूरा दिल का इंसान बिल्कुल नहीं था। और आज ये लड़की जो आई है, शायद उसके दिल में ऐसा चल रहा होगा कि मैं कहीं बुरा दिल का ये लड़का तो नहीं हूँ। मुझे अपने दिल में यही एहसास हो रहा था। और तब तक वो लड़की कहने लगी कि आप मुझे तौलिया दे दीजिए और अपनी दीदी का कोई कपड़ा हो तो मुझे दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं कहने लगा, हाँ चलिए, मैं दीदी कमरे में ले चलता हूँ, आप आराम से अपने आप को साफ कीजिएगा, कपड़ा भी अंदर ही मिल जाएगा। अब मैं दीदी के कमरे में ले जा कर के उनको खड़ा कर दिया और अलमारी खोल दिया। देखिए, इसमें तौलिया भी है और दीदी के सूट वगैरह भी, कपड़े भी टंगे हुए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप पहन लीजिए। बारिश तो लग रहा है कि जम चुकी है और आपको चाय की ज़रूरत है। देखिए, मुझे अच्छी चाय तो बनानी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। और तब वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं चाय पीती भी नहीं हूँ। अगर आप अपने लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं आराम करना चाहती हूँ। मेरी तबीयत पहले भी ख़राब थे, अब बारिश की वजह से मुझे लग रहा है कि बुखार फिर चढ़ने वाला है। मैंने बोला कि देखिए, दवाई भी हमारे पास में होती है, और मैं दवाई का डब्बा ले आकर के रख दिया। और देखिए, इसमें बुखार की दवाई भी है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं। और वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर मैं पहली बार मुस्कान देखा था और कहने लगी, धन्यवाद, आपके घर में तो सब कुछ है, आप बड़े अच्छे लोग लगते हैं। और नहीं तो कोई अपना दरवाज़ा नहीं खोलता, वो भी आधी रात के वक़्त में। लेकिन आप मिलनसार हैं, दिल के अच्छे हैं, तभी तो आपने दरवाज़ा खोला और आपने मेरी मदद भी की। मैं कहने लगा, जी हाँ हाँ, आपके अलावा कोई भी आता तो हम ऐसे ही करते हैं, हम किसी को मना नहीं करते। और बातचीत का अब जो विषय था बदल चुका था। अब मैं पूछ बैठा, जी कि इतनी रात को आप अकेले क्यों सफ़र कर रही थी? आपके कोई भाई बहन, कोई चाचा ताऊ, कोई तो साथ में होना चाहिए। तब वो कहने लगी, देखिए, मैं शहर में रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, और मुझे अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मुझे लगा कि मुझे घर जाना चाहिए, अपने परिवार में रहना चाहिए। अब बिना बताए मैं आ चुकी स्टेशन पर। अब मुझे उम्मीद था कि मैं अपने घर आराम से पहुंच जाऊंगी, लेकिन बारिश ने सारा मामला ख़राब कर दिया। स्टेशन छोटा है, आपको तो पता ही है। अब वहाँ पर आधी रात के वक्त साधन भी नहीं मिलता है, और बारिश हो गई तब तो और भी मुश्किल है। इसीलिए मुझे आपके घर में आज शरण लेनी पड़ रही है। आप निश्चित रहिएगा, सुबह में मैं जल्दी निकल जाऊंगी। मैं बोला, देखिए, जाने से पहले मुझे ज़रूर जगा दीजिएगा। मेरा कमरा ये है, और कमरा मेरा खुला ही रहता है, मैं बंद नहीं रखता हूँ, बस मेरे घर का मेन गेट बंद होता है। और वो लड़की मुझे धन्यवाद बोल करके मैं अब अपने कमरे में आ चुका था। मुझे लड़की में ज़्यादा उस वक्त में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाहता था। अभी तो पढ़ाई का काम था, मुझे पढ़ लिख करके अच्छा काबिल इंसान बनना था। बस मुझे एक ही शौक़ था, फिल्मी गाने का, पुराने फिल्मी गाने, और वही मैं सुनता रहता था। मैं जब अपने कमरे में आया तो रेडियो पर गाना बज ही रहा था, खिड़की खुली हुई थी, बारिश लगातार बाहर चल रही थी, बिजली कड़क रहे थे, और कभी कभी तो लगता था कि बिल्कुल पास में बिजली गिरी है, जोर से आवाज़ आती, और उस टाइम रेडियो का गाना भी जैसे बंद हो जाता था, खड़खड़ाहट सी रेडियो में होने लगती थी। मुझे लगा कि कहीं रेडियो ख़राब ना हो जाए। मैं अपना रेडियो को ऑफ कर दिया। मैं अपना रेडियो से बहुत ही प्यार करता था, बहुत संभाल के उसको रखता था। मुझे लगा कि बारिश के टाइम में रेडियो बजाना ठीक नहीं है, नहीं तो हो सकता है
कि खराब भी हो जाए। अब मैं रेडियो का स्विच जो था बंद करके और रख दिया जहाँ पर रहता था, और मैं फिर किताब उठा लिया था कि चलो थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं और इसके बाद हम सो जाएंगे। हाँ, वैसे ही हुआ। कुछ देर के बाद में पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी। फिर मैं अपने बिस्तर पर सो चुका था। अचानक रेडियो पर गाना बजने लगा था, और वो भी तेज वॉल्यूम में। मेरी नींद खुल गई। मैं तो रेडियो अच्छी तरह से बंद करके रखा था। फिर रेडियो अपने आप कैसे खुल गया, स्विच ऑन हो गया, और वो भी फुल वॉल्यूम में, और गाना बजने लगा। मेरी नींद खुल गई। मैं देख रहा हूँ कि आखिर ये रेडियो कैसे चालू हो गया। मैंने तो रेडियो बंद करके रखा था, अच्छी तरह से मुझे याद था। नींद आ रही थी, मैं ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। मैं अपने आप को दोष देने लगा कि शायद मैं स्विच बंद नहीं किया होगा और सो गया होगा। चलो दोबारा बंद कर देता हूँ। अब फिर मैं रेडियो का स्विच बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। अब फिर मैं नींद में आ चुका था। आधा घंटा के आसपास हुआ था। अब फिर वही हुआ, रेडियो ऑन हो गई और गाना बजने लगा। मेरी नींद खुल चुकी थी और मैं इस बार रेडियो को देख रहा था जो मेरे सिरहाने रखा हुआ था। तो ये रेडियो अपने आप कैसे चलने लगा। आज जब मैं मुड़ कर देखता हूँ ना, तो मैं हैरान रह जाता हूँ। वो बारिश में आई हुई लड़की जो मेरी दीदी के कमरे में रुकी हुई थी, और वो मेरे रेडियो से छेड़छाड़ कर रही थी। रेडियो का स्विच ऑन कर दिया था, अब स्टेशन इधर से उधर लगा रही थी। मैं उसको देखा तो देखता ही रह गया था। बाल खुले हुए थे और कपड़े इतने कम पहन रखे थे कि मैं आश्चर्य में था। ऐसा इसने क्यों किया था, और ये इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करने आई है। और मैं अब उसकी तरफ देख रहा था, और वो रेडियो में खेल रही थी। अचानक उसके एहसास हुआ कि मैं नींद से जाग चुका हूँ। मैं उठकर बैठ गया हूँ, उसको देख रहा हूँ, और तब वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा था। अब रात के करीब 12:30 के आसपास का टाइम हुआ पड़ता, और ये लड़की मेरे कमरे में आई क्यों, और आ करके रेडियो इसने ऑन क्यों किया, मेरा नींद क्यों खराब किया। मैं तो गुस्से में था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी। मेरी तरफ देख रही थी और रेडियो का सिग्नल इधर से उधर घुमा रही थी। मैं गुस्से में बिफर रहा था अंदर अंदर, लेकिन लड़की जात थी, मैं गुस्सा उसको दिखा भी नहीं सकता था। अब फिर नकली मुस्कुराहट लाते हुए मैं कहने लगा कि देखिए, अगर आपको रेडियो का गाना पसंद है ना, तो ये रेडियो लेके जाइए दीदी कमरे में, और वहाँ पर थोड़ा कम आवाज़ में बजाइएगा और आराम से सो करके गाना सुनिए। मुझे अब बहुत नींद आ रही है। और देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा कि आपकी तबीयत ख़राब है, रेडियो के चक्कर में ना पड़िए और आराम से जाके सो जाइए। वो लड़की अब रेडियो से अपना हाथ अलग कर लिया और कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे रेडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने कमरे में सो रही थी, जो आपकी दीदी का कमरा है, और अचानक खिड़की पर लगा कि कोई आकर के दस्तक दे रहा है। धड़ 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 खिड़की बजाने लगा, और मैं खिड़की खोली तो एक काला साया मुझे घूरता हुआ नजर आया, जिसकी लाल लाल आंखें मुझे दिखाई दे रही थी। अब मैं देख करके डर गई। अब फिर अपने कमरे से भाग करके आपके कमरे में आ गई। मैं देख रही थी कि आप सो रहे थे। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर में दिल डरा हुआ था कि क्या ऐसा भी हुआ होगा। हमारा परिवार तो इस क्वार्टर में सालों से रहता आया है, लेकिन मम्मी कभी कभी कहा करती थी कि ये घर जो है ना, रेलवे लाइन के पास में है, और यहाँ पर रात को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। अब मुझे डांटा करती थी कि देख, देर रात तक इधर उधर रेल के पटरियों पर चला मत कर। लेकिन मुझे आज तक कभी भूत का दर्शन नहीं हुआ, और इस लड़की को
हमारे घर के अंदर में, वो भी दीदी वाले खिड़की पर, इसको भूत नज़र आ गया। ये डर चुकी थी। मैं देख रहा था उसके चेहरे पर, लेकिन ऐसा कोई भाव मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि कहीं से भी ये लड़की डरी हुई है या घबराई हुई है। और घबराई होती तो मुझे जगाती। वो रेडियो से छेड़छाड़ क्यों कर रही है? मैं बहुत कुछ सोचने लगा था। और तब मैंने उस लड़की से कहा कि देखिए, आप आराम से बैठ जाइए, आप घबराइए मत। इस घर में आपको डर नहीं लगेगा। हमारा परिवार तो सालों से इस घर में रहता है और आज तक कभी ऐसा शिकायत हमारी दीदी ने नहीं किया है। हाँ, मेरी माँ पुराने विचारों की है और वो कहती थी कि हाँ, इस इलाके में रेलवे की पटरी के आसपास भूत प्रेत दिखाई देते हैं, और मैं तो आज तक नहीं देखा। मैं उसको समझाते हुए कहने लगा, और ना दीदी को कभी दिखाई पड़ा है। तो आप निश्चित रहिएगा, हो सकता है कि कोई बहरूपिया हो या कोई चोर हो जो मास्क वगैरह लगा करके आपको डरा रहा होगा कि आप डर जाए। मैं उसको समझा रहा था और वो लड़की मेरी तरफ देखे जा रही थी। अब उसको ये लगने लगा था कि मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। वैसा ही मुझे लगा और अचानक उसकी आंखों में आंसू गिरने लगा। चेहरा भी अब वो डरे हुए अंदाज में बना चुकी थी और कहने लगी कि देखिए, मैं आपसे कोई झूठ बोलूँगी? मैं आपके घर में शरण लेके आई हूँ। अगर ये बरसात नहीं होती तो मुझे तो अपने घर पर होना चाहिए था। आपके घर में क्यों रुकती? ज़रूर वो खिड़की पर जो मुझे दिखाई दिया था वो कोई शैतान भूत ही था। अगर मैं उस टाइम वहाँ से नहीं भागती तो हो सकता है कि वो मुझे पकड़ लेता। कुछ भी हो सकता था। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। आप जिस अंदाज में बोल रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुझे सोचने में विवश कर दिया कि कहीं सही तो नहीं बोल रही है। हाँ, मैं कहने लगा कि कोई बात नहीं, ज़रूर देखा होगा, आप शांत हो जाइए और डरिए मत। हाँ, मैं पलंग से उठ गया। हाँ, कहने लगा कि आप इस पर आराम से लेट जाइए, अपना ही घर समझिए। मैं यहाँ पर आराम कुर्सी पर लेट जाऊँगा। मेरे पास एक कुर्सी थी जो मैं कभी कभी उस पर लेटता था, और वो लंबी वाली फोल्डिंग वाली कुर्सी थी जो लंबा फैल जाती थी। उस पर आराम से कोई लेट सकता था, नींद भी ले सकता था। और उसी कुर्सी पर मैं चला गया। लेकिन लड़की जैसा कपड़ा पहन रखा था ना मेरी दीदी का, छोटे छोटे कपड़े, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, मैं कहने लगा कि देखिए, आप पलंग पर लेट जाइए और ये चादर ओढ़ लीजिए, आपको बुखार भी था और देखिए तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ, तब वो लड़की कहने लगी, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे चादर ओढ़ लेना चाहिए। हाँ, फिर वो पलंग पर आ चुकी थी, लेट गई थी चादर ओढ़ करके। हाँ, मैं उसको कहने लगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर आवाज़ दीजिएगा और मैं आपके पास ही हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके बाद वो लड़की वास्तव में मेरे पलंग पर खर्राटे भरने लगी थी। हाँ, मैं आराम कुर्सी पर लेटा हुआ, अब तो नींद मेरी उड़ चुकी थी और मैं आराम से उस लड़की को देख रहा था और उसके बारे में सोच रहा था कि ये लड़की इतनी लापरवाह क्यों भाई? ये ना कोई साथ में लिया है, रात का सफ़र कर रही है, ये ठीक नहीं है इसके लिए। इसके साथ कुछ बुरा भी तो हो सकता है, ऐसा आज का ज़माना है। यही सब मैं सोच विचार कर रहा था और तभी वास्तव में जो मेरी खिड़की खुली हुई थी, बारिश का नज़ारा मैं ले रहा था, वहाँ पर मुझे एक काला साया दिखाई पड़ा। और जैसी लड़की बता रही थी ना, वैसे ही उसका शक्ल सूरत था। आंखें एकदम अंगार की तरह दिख रही थी और खिड़की से झांक रहा था। वहाँ से मेरे जो पलंग था बिल्कुल सटा हुआ देखा ना, तो मैं भी डर चुका था। हाँ, मैं घबरा करके जल्दी से उठा, आराम कुर्सी से दौड़ते हुए और खिड़की को अंदर बंद कर दिया था। और तब तक वो लड़की भी जाग चुकी थी। वो भी एकदम जैसे सिचुएशन था, डर चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खिड़की का बंद कर दिया। मैं भी डरा हुआ था और तब वो लड़की जैसे एकदम और डर चुकी थी
कहने लगी कि देखिए, मैं आपसे बोली थी ना कि ये काला भूत है, उसकी लाल लाल आंखें, आपने तो देख लिया ना, अब आपको विश्वास हो गया ना। मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी। मैंने कभी भूत प्रेत को देखा तक नहीं था। ये तो मेरे घर में मेरी खिड़की पर दिखाई पड़ा था। ऐसा भयानक चेहरा मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भूत प्रेत इतने भयानक होते हैं। और सबसे खतरनाक उसकी आंखें। वास्तव में मुझे कभी डर नहीं लगा था, लेकिन इस टाइम मेरी जो हालत थी ना, अब एक ऐसा था कि बस अब मैं गिरा, अब बेहोश हो जाऊंगा। ऐसा मेरी टांगें जवाब दे रही थी, इतनी तेजी से कांप रही थी। और ये लड़की सब देख रही थी। लड़की ने आके मेरे को सहारा दिया और मुझे पलंग पर बिठाया और मुझे अब वो समझाने लगी कि देखिए, आप डरिए मत, अगर आप डर जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मैं तो आपके भरोसे हूँ इस घर में। मुझे पता होता कि इस घर में भी भूत आता है तो मैं रुकती ही नहीं, चाहे मैं भीगती हुई अपने घर चली जाती, लेकिन इस जगह पर रुकती नहीं। अब अपने आप को संभालिए और देखिए, आप शांत रहिए। लेकिन मैं शांत होने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे दिमाग में वो शैतान जैसे बस चुका था। मैं जब उसको देखा था तो उसकी आंखें मेरे दिमाग में छप गई थी और वही चीज़ मुझे डरा रही थी। हालांकि अब खिड़की बंद हो चुका था, लेकिन शैतान का अभी कोई पता नहीं था कि कब दरवाजे पर दस्तक दी थी। बारिश अभी भी चल रही थी और लग रहा था कि बारिश रात भर बंद नहीं होने वाली। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, और जब बिजली कड़कती, बादल गरजती ना, तो मैं और डर जाता था। और लड़की तो मेरे पास में थी और मुझे संभाल रखी थी। मुझे बार बार कह रही थी कि देखिए, आप डरिए मत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ में, हम दोनों मिलकर के अब अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन आप शांत रहिए, आप बिल्कुल मत डरिए। और इसके बाद मुझे वो धीरे धीरे पलंग पर लिटा दिया। मुझे थोड़ा आराम महसूस होने लगा। अब फिर वो भी धीरे धीरे मेरे बगल में आकर लेट गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि ये क्या कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लड़की जात है, मैं लड़का हूँ, और ये भी कुंवारी है, मैं भी कुंवारा हूँ, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वो मेरे इतने करीब आ चुकी थी, उसकी सांसों की आवाज़ मुझे अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसकी दिल की धड़कन मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा था। अब मेरे सर पर हाथ फेरते हुए अब मेरे को बार बार कह रही थी कि देखिए, आप डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ में, हम और आप दोनों मिल कर के ये रात गुजार देंगे, बस आप हिम्मत रखिए। अब फिर मुझे महसूस होने लगा कि लड़की सही कह रही है, अगर ये चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो अकेले खौफ में ही मर जाऊंगा। अब फिर मुझे महसूस होने लगा कि वो मेरे शरीर के साथ खेल रही है और मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। मैं किसी लड़की के साथ, और वो भी रात को अकेले एक बिस्तर पर, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था। अब मुझे अच्छा अनुभव अब महसूस हो रहा था। अब मैं फिर धीरे 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 मुझे लगने लगा कि मुझे अब गहरी नींद आ रही है और वाकई में मैं सो चुका था, या फिर यूं कहा जाए कि मैं बेहोशी में चला गया था। जब मुझे आँख खुली ना मेरी, तो सुबह हो चुकी थी। खिड़की में से रोशनी आ रही थी, मतलब अभी बारिश नहीं है, धूप निकला हुआ है। और मैं देखा अपने आसपास में, लड़की तो थी ही नहीं, ना लड़की का कोई निशान अब यहाँ पर दिखाई दे रहा था। और मेरे कपड़े लत्ते कहाँ हैं भाई? मैं अपने कपड़े लत्ते ढूंढने लगा कि मेरे बदन में तो एक भी कपड़ा नहीं था। तो मैं जब देखा तो पलंग के नीचे कपड़े मुझे दिखाई दे दिए। मैं जल्दी से कपड़ा पहना और मैं रात को कुछ याद तो जरूर था कि वो लड़की मेरे
शरीर के साथ खेल रही थी। अब मुझे यही लगा कि सब मेरी गलती है, मैंने ही इस लड़की को ऐसा किया होगा, ज़रूर पाप लगेगा मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ग्लानि भी हो रही थी और मैं डरा हुआ भी था कि आखिर वो लड़की गई तो कहाँ गई। अब मैं जल्दी से कपड़े पहने और सबसे पहले खिड़की खोला तो देखा कि तेज रोशनी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही थी, और मतलब कि दिन काफ़ी चढ़ चुका था। घड़ी देखा तो वास्तव में 10 बज रहा था सुबह का। अब मैं दीदी के कमरे की तरफ दौड़ के गया। दीदी का कमरा का दरवाज़ा बंद था और मैं दरवाज़ा खोल करके अंदर गया। हाँ, दीदी के जो कपड़े थे वो सब पलंग पर इधर उधर फैले हुए थे, तौलिया भी फैला हुआ था, लेकिन लड़की उस घर में थी ही नहीं। मैं मम्मी पापा के कमरा भी देख लिया, लेकिन उसमें भी नहीं थी। मैं पूजा घर में गया, वहाँ भी देखा कि कहीं लड़की सुबह में पूजा पाठ तो नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। मैं जब दरवाजे पर गया मेन गेट पर तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से अनलॉक है, और मैं समझ चुका था कि लड़की सुबह होते ही, बारिश ख़त्म होते ही अपने घर चली गई, और एक सुखद अनुभव मुझे देकर गई थी। और मैं उसी अनुभव में खोया हुआ था। मुझे लगने लगा कि शायद लड़के इसी प्यार के चक्कर में पड़े रहते। वास्तव में ये कितना सुखद था। और मैं तो एकदम उस लड़की के बारे में सोचने लगा था कि काश वो लड़की एक आध दिन और मेरे पास में रहती, जब तक मेरे मम्मी पापा दीदी गांव से लौट नहीं जाते। यही सब सोच समझ करके मैं अब फ्रेश होने लगा था। आज जो दिन का काम था मुझे अब करना था, और मुझे पढ़ाई भी करनी थी, कॉलेज भी जाना था। इसके लिए मैं तैयार होने लगा था। कॉलेज में भी मुझे उसी लड़के के दिन में ही सपने आने लगे थे। मेरे जहन में जैसे वो बैठ चुकी थी। मेरे दोस्त मुझे अब चिकोटी काटने लगते थे, अरे कहाँ खोया हुआ भाई, मेरी तरफ देखना, बात करना। और तब मैं चौंक करके उनकी तरफ देखने लगता और कहते, रवि तुझे हुआ क्या है, ऐसा तू क्यों व्यवहार कर रहा आज। मैं कहने लगा, भैया रात भर बारिश हुई थी ना, तो मेरा घर पुराने ज़माने वाला है, सरकारी क्वार्टर जानते ही होगा ना, वो टपकता रहता है, तो मुझे उस चक्कर में रात जागनी पड़ गई थी। यही बात है, और कुछ चक्कर नहीं है। मैं उस लड़की के बारे में अपने दोस्तों से किसी से भी नहीं बताया था। फिर अपने घर पर कॉलेज ख़त्म होते ही मैं उसी के ख्यालों में अब चल रहा था, जी रहा था। चलते चलते भी उसी के बारे में सोचता था। अब मैं अपने दिल से दुआ करता था कि काश वो लड़की आज रात भी आ जाए, और आज रात भी हमारे साथ रहे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन ये मेरा ख्याल था, वो लड़की अपने घर चली गई होगी, अब वो कहाँ लौटने वाली है। अब फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया था। मुझे खाना भी बनाना था और खाना भी खाना था, इसके बाद पढ़ाई भी करनी थी, और फिर मुझे सोना भी था। ये सब करते करते रात के 10 बज चुका था। खाना वाना खा करके मैं अब पढ़ाई करने बैठ गया था। लेकिन किताब खोलते ही मुझे उसी लड़की का ध्यान आता था। मैं रेडियो बजाना तक भूल गया था उसके धुन में। अब मुझे अब गाना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि बस वो लड़की काश आ जाए और मैं उसके सामने बैठा रहूं, वो मुझे देखे, मैं उसको देखूं। ऐसे ही मेरे को लग रहा था, महसूस हो रहा था। दिल में एक यही चाह थी। और कब मैं उसी जगह पर, उसी कुर्सी पर जिस पर मैं पढ़ाई कर रहा था, और कब मैं सो गया किताब लिए हुए, मुझे पता ही नहीं चला। और अचानक दरवाज़ा का खुलने का आवाज़ आया। मैं अपने कमरे भिड़ा के रखता था, सिर्फ घर का बाहरी मेन गेट बंद होता था। और जब मैं दरवाज़ा अपना खुलने का आवाज़ सुना तो मैं जाग चुका था। आज जब मैंने उस लड़की को अपने कमरे में आते हुए देखा ना, तो मैं खुशी से उछल पड़ा था। और वो वही सूट पहने हुई थी जो बारिश की रात पहनी हुई थी, और बाल खुले हुए थे, चेहरा दमक रहा था।
अब मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक था। अब मैं तो जैसे पागल सा हो गया था उसको देख करके। और वो लड़की भी अब मेरे पास पहुंच गई और दोनों बाहें अपनी फैला दी। अब मैं उसकी बाहों में सिमट सा गया था। ना तो कोई बातचीत, ना कोई गिला शिकवा, बस हम एक दूसरे में खो चुके थे। और जब मेरी आँख खुली ना तो फिर सुबह के 9 बज चुके थे। इतना देर तक मैं कभी सोता नहीं था। मैं तो 6 बजे 6:30 बजे मैक्सिमम उठ जाता था और फिर अपने पढ़ाई में लग जाता था। लेकिन ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? सुबह के 9 बजे उठ रहा हूँ और देख रहा हूँ तो लड़की है नहीं। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। कपड़ा जैसे पलंग के नीचे फेंका हुआ है। और मुझे सब कुछ याद आ चुका था कि वो लड़की मैं जब पढ़ाई करके सो रहा था कुर्सी पर और उसी वक्त आई थी। मैं उसकी बाहों में खो गया था। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे दिल की बात उस लड़की ने सुन ली या जो मेरे साथ में हुआ वो कोई ख्वाब था। अगर ख्वाब होता तो कैसे होता? मेरे शरीर पर मैं सो के उठा था तो एक भी कपड़े नहीं थे। ज़रूर ये कोई ख्वाब नहीं है, ये रियल टाइम मेरे साथ में हुआ है। वो लड़की मेरे घर के अंदर आई है, लेकिन कैसे? मेन गेट दरवाज़ा तो बंद ही था, तो आई कैसे? और वास्तव में जब मैं मेन गेट पर गया ना तो अंदर से दरवाज़ा खुला हुआ था। अब मैं अच्छी तरह से मुझे याद था कि मैं सोने से पहले पढ़ाई जब कर रहा था दरवाज़ा लॉक किया था, कुंडी पूरा लगा चुका था। ये कैसे खुल गया? कब लड़की आई? उसने क्या किया? बस एक ख्वाब सा लग रहा था। ये ख्वाब मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैं भी यही सोचने लगा कि चलो अभी मम्मी पापा दीदी को आने में टाइम है और कुछ दिन तक ऐसा ही लड़की मेरे पास आती रहे तो बहुत मज़ा आएगा। और 4 रातों तक वो लड़की मेरे कमरे में 11 बजे के बाद कब आती थी, कब मेरी बाहों में समा जाती थी और कब हम बिस्तर पर सो रहे होते मुझे पता भी नहीं चलता। सुबह मेरी आँख खुलता ना तो सुबह कभी 9 बजे कभी 10 बजे। दिन जब ऊपर चढ़ जाता था, सूरज चमकने लगती थी, तब मुझे नींद खुलता था और कपड़ा मेरे पलंग के नीचे। ऐसा ही 5 रातों तक मेरे साथ में चला था। और लड़की उसके बाद मुझसे कुछ बोली तक नहीं थी, जैसा पहले रात बातचीत हुआ था। तो मैं एक तरफ से खुश भी था और थोड़ा दहशत में भी था कि आखिर ये लड़की कैसे आ जाती है। इसको तो वापस शहर चला जाना चाहिए था जहाँ ये रहती थी, या अभी तक अपने गांव में है, अपने घर में है और रात में अपने परिवार वालों से छुपकर मेरे इस क्वार्टर में आ जाती है। मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन 5वें रोज के बाद मेरा परिवार अब आ चुका था और मेरी मम्मी मुझे देख के कहने लगी, अरे तेरा ये हाल क्या हुआ रवि? तू 5 दिन में एकदम दुबला सा हो गया है, शरीर तेरा पीला पड़ रहा है। बात क्या है? तू खाना वाना खाता था कि नहीं? मैं कहने लगा, हाँ मम्मी मैं बनाता था, देख लो आप किचन में देख लो। मम्मी मेरे पर जैसे यकीन ही नहीं था। और तब वो कहने लगी, जब तू खाता था बनाता था तब तेरा ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है, पीला कैसे पड़ा हुआ है, बात क्या है भाई? मेरी बहन मुझसे पूछने लगी, पापा भी पूछने लगे कि वाकई में तू बिना खाए सो जाता था क्या? मैं कहने लगा कि नहीं, मैं खाना खाता था, कॉलेज में कैंटीन में भी खाता था। अब मम्मी पापा को, अब मेरी बहन को विश्वास ही नहीं था। खैर जैसे तैसे अब रात हो चुकी थी, खाना मम्मी ने बनाया और हमने भी खाना खाया, सब परिवार ने मिलकर खाना खाया और इसके बाद मैं अपने कमरे में आ चुका था। अब मुझे यकीन था कि अब वो लड़की कभी नहीं आएगी, क्योंकि अब मेरे परिवार के लोग आ चुके थे। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, दीदी अपने कपड़े को बहुत ख्याल रखती थी
और जब उन्होंने अपना अलमारी खोला ना तो मेरे पर चिल्लाई थी कि भैया तूने मेरे अलमारी खोले थे क्या कपड़ों वाली। मैंने बोला हाँ दीदी, एक बरसात वाली रात में एक अनजानी लड़की आई थी और वो भीगी हुई थी, बुखार भी था उसको, तो मैंने एक रात यहाँ पर आश्रय दिया था और आपका कपड़ा पहनने के लिए और आपका पलंग सोने के लिए दिया था। मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया। दीदी कहने लगी नहीं नहीं, अच्छा काम किया था। और तभी मैं कहूँ कि मेरे कपड़े अस्त व्यस्त सब क्यों रखे हुए हैं। चलो वो कहाँ की लड़की थी, मैंने सब बता दिया कि दीदी यहाँ से 2 किलोमीटर पर उसका गांव घर है, शहर में पढ़ने वाली लड़की है और बरसात की रात में आई थी बेचारी। तब मेरे मम्मी भी कहने लगी बहुत अच्छा काम किया बेटा। और इसके बाद हम अब अपने पलंग पर थे और रात का करीब 11 बज चुका था। मेरे मम्मी पापा मेरी दीदी सब गहरी नींद में सो चुके थे। जब मैं बाथरूम से लौट के आया ना तो उनके कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लाइटें बंद थी, मतलब वो लोग गहरी नींद में चले गए थे। मैं अपने कमरे में अब बिस्तर पर आ करके सो चुका था और आंखें बंद करके नींद आने के इंतज़ार कर रहा था। वो लड़की मेरे ख्यालों में आज भी आ रही थी। उसका चेहरा मेरे आंखों में नाचता रहता था और जैसे ही 11 से ऊपर का टाइम हुआ और मैं जो दरवाज़ा भेड़ रखा था वो धीरे धीरे खुलने लगा बिना आवाज़ किए। फिर वो लड़की का चेहरा मुझे दिखाई पड़ा। चेहरा वैसे ही खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ वो उसी कपड़े में थी जैसे उस सूट के अलावा कोई दूसरा कपड़ा उसके पास है भी नहीं। वो मेरी तरफ अपनी बाहें फैलाई हुई अब खड़ी हो गई थी। मैं डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मेरे परिवार के लोग आ चुके थे। कभी भी जरा सी आहट होते ही मेरी दीदी, मेरी माँ, मेरे पापा कभी भी मेरे कमरे में आ सकते थे। मुझे इस बात का खटका था। मैं उनके नज़रों में बिल्कुल गिरना नहीं चाहता था। मैं उस लड़की के पास जल्दी से पहुंचा और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहने लगा कि तुम लौट जाओ, हमारे परिवार में सब आ चुके हैं। तब वो मेरे कान में फुसफुसाती हुई कहने लगी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग सो रहे हैं और जब तक मैं चाहूँगी वो जगेंगे नहीं, तुम निश्चित रहो। मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ये लड़की उनकी नींद पर कैसे कंट्रोल कर सकती है। अब फिर ना जाने क्या हुआ, मैं उसकी बाहों में समा चुका था। अब फिर सुबह में मेरी मम्मी और मेरी दीदी मुझ पर चिल्ला रही थी कितना देर सोएगा, कितना देर सोएगा। लेकिन आज मैं चादर ओढ़कर सो रहा था। मुझे बड़ा हैरानी हुई, मैं चादर ओढ़ के कभी सोता नहीं था। मुझे बड़ा ही डर लगा था, क्योंकि मैं जब भी ऐसा उठता था तो मेरे शरीर पर कपड़ा नहीं होता था। कहीं मेरे मम्मी और मेरी बहन ने उस हालत में देख लिया होता तो मैं तो डूब के मर भी जाता। मुझ पर इतनी ग्लानि होने लगी थी, लेकिन देख करके बड़ा संतोष हुआ कि मैं चादर ओढ़े हुए था। मेरी दीदी माँ कह रही थी क्या तुझे तेरी तबीयत खराब है क्या, चादर ओढ़ के सो रहा है। मैं कहने लगा माँ हाँ थोड़ी सी हरारत थी इसलिए मैं चादर ओढ़ लिया। मेरी माँ कमरे में इधर उधर घूम करके ना जाने क्या देख रही थी। फिर दीदी भी चली गई और माँ भी चली गई और मैं अपने चादर जब देखा तो वाकई में मेरे शरीर पर कपड़ा नाम का चीज़ नहीं था। आज तो मैं बाल बाल बचा था। आज जल्दी से देखा तो पलंग के नीचे मेरे कपड़े पड़े हुए थे, कपड़ा पहना। आप भगवान को लाख लाख शुक्र मनाया कि आपने मेरे आज इज्जत बचा दी, नहीं तो मैं आज कहीं के नहीं रहता। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं सोच रहा था कि अब वो लड़की मुझे दिन में कहीं मिल जाए ना तो उसको मैं तो झापड़ लगा दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जब मैं उसको बोल रहा था कि मेरे परिवार आ चुके, उसको चला जाना चाहिए था। ये रात मेरे साथ क्यों गुजारी। और यही मैं दिन भर सोचता रहा कॉलेज में भी। और जब घर लौटा ना तो मेरे परिवार वाले मुझे गौर से देख रहे थे।
खास करके मेरी माँ अब मेरी तरफ घूर रही थी। मेरी बहन भी मेरी तरफ घूर रही थी। पापा तो काम पर गए हुए थे। और जब मैं घूरने के कारण अपनी माँ से पूछा, तब वो कहने लगी कि तू सच बताएगा जो मैं पूछूंगी। मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं बताऊंगा सच, पूछो आप। और तब मेरी दीदी बोली कि भैया, वो बरसात वाली लड़की क्या हर रोज़ तुम्हारे कमरे में आती है क्या? हर रोज़ रात को तुम्हारे कमरे में आती है क्या? मैं एकदम चुप। शरीर में जैसे लगा कि पूरा शरीर हवा में उड़ रहा हो। मैं तो होठ नहीं हिला पा रहा था। ये अचानक सदमा जो लगा, मेरी दीदी ने सवाल किया, क्या इनको पता चल चुका था कि ऐसे घर में हो रहा है? मैं अब बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और दीदी कह रही थी कि भैया, मुझे पता चल चुका है, वो रात में वही लड़की तुम्हारे कमरे में गई थी। मैंने उसको खिड़की में से देखा था और उसको जैसे पता नहीं हो कि मैं उसे देख रहा हूँ। वो तो समझ रही हो कि मैं नींद में हूँ, लेकिन मैं नींद में नहीं थी, मैं जगी हुई थी। जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेन गेट से अंदर आ रहा है और जबकि कुंडी लगा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? मम्मी भी परेशान थी, दीदी भी परेशान थी और वो मुझे डांट नहीं रहे थे, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। कि दीदी कह रही थी, भैया, वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। जिस हिसाब से दरवाज़ा खोली है, वो कोई आत्मा ही है या कोई चुड़ैल है। अब तो जैसे मैं कांप गया था मम्मी दीदी की बातें सुन करके। अब मम्मी तो मुझे निहार रही थी, देख रही थी टुकुर टुकुर, और उनकी आंखों में आंसू था। अब मैं चुपचाप एक जगह पर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। और तब दीदी कहने लगी, भैया, आज की रात हमारे कमरे में आप सोओगे और मैं आपकी रखवाली करूंगी। आज सुबह होते ही मम्मी आपको एक जगह पर ले जाएगी और तब आपको उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी। बस आज रात की बात है और आज रात हमारे ही कमरे में आप सोओगे, हमारी नज़रों के सामने रहोगे। मैं एकदम सन्न था। अब कहानी मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा था कि वो लड़की वास्तव में कोई आम लड़की नहीं थी, वो जीती जाती लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी। और आत्मा क्या कर सकती है, अब मुझे जानकारी होने लगी थी। माँ मुझे बताती थी कि बेटा, इस रेलवे लाइन पर ना जाने कितने लोग एक्सीडेंट करते हैं और हो सकता है सबको मुक्ति थोड़ी मिलती है। वो आत्मा बन करके रेलवे ट्रैक पर भटकते रहते हैं और उस लड़की को नज़र शायद तुम पर होगी। मैं तुम्हें मना करती थी ना कि बेटा, देर रात रेलवे लाइन पर मत घुमा करो, लेकिन तुम मेरी कहना कहाँ मानते थे। और इसके बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। पूरी रात मैं अपनी दीदी के कमरे में रहा, जहाँ पर मेरी माँ भी साथ में थी। और 12 जैसे ही बजा था ना, तो जैसे बाहर वाली खिड़की थी जहाँ पर वो लड़की ने कहा था कि एक खूंखार चेहरा जो मैं अपने कमरे में देखा था, वही खिड़की पर दस्तक होने लगा था। 12 बजते ही जैसे ज़ोर ज़ोर से कोई उस खिड़की को तोड़ देना चाहता। धड़ाक 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 आवाज़ आने लगी थी और हम तीनों के तीनों लोग डरे हुए थे। मम्मी कह रही थी कि बिल्कुल शांत रहना, भगवान का नाम लेते रहो, हनुमान जी का नाम लेते रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर हम तीनों लोग हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। रात भर ऐसे ही हम जागते रहे थे और वो रह रह करके खिड़की पर वैसे ही आवाज़ आती थी जैसे कोई हाथ हो जो खिड़की को तोड़ देना चाहता हो। लेकिन जब 3 बज गए ना, तब वो खिड़की पर दस्तक शांत हुआ था और इसके बाद हम लोग थोड़ा डर निकला था। और सुबह होते ही जब पापा ड्यूटी से आए ना, मम्मी ने सब कुछ बता दिया था। पापा भी मुझ पर गुस्सा नहीं किए, वो समझ गए कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, सारा दोष उस आत्मा लड़की का है। और वो भी मुझे ले कर के मम्मी के साथ, दीदी के साथ हम लोग एक तांत्रिक के पास में पहुंचे थे। और तांत्रिक ने मुझे देखते ही कह दिया कि तुमने
अगर जरा भी देर करते ना एक आध दिन और, तो वो लड़की तुम्हारे लड़के को छोड़ती नहीं, वो इसको मार कर ले जाती। तुम सही वक्त पर पहुंच गए। आज जब ये तांत्रिक बाबा ने बोला तो मैं तो खौफ में आ चुका था कि वास्तव में ये लड़की ऐसा ही चाहती थी, मेरी आत्मा को निकालना चाहती थी। लेकिन अब तांत्रिक बाबा का साथ मुझे मिल चुका था और वो अपने तंत्र मंत्र से उस लड़की को, उनका दावा था कि आप मेरे शरीर से भगा चुके थे और वो कभी मेरे शरीर के आसपास भी नहीं आएगी, उनका यही दावा था। और कुछ ताबीज़ वगैरह बनाकर भी मुझे दिए थे कि बेटा ये गले में पहन कर रखो, और ये ताबीज़ पूरे 6 महीने तक गले में रखना। और स्टैंड बाई में भी 2 ताबीज़ दिए थे कि किसी कारणवश से ताबीज़ कहीं गुम हो जाए, टूट जाए तो दूसरा ताबीज़, और वो भी टूट जाए तो तीसरा ताबीज़। 6 महीने तक इसको किसी तरह पहन कर रखो और इसके बाद हमारे पास में आना और सब कुछ अब सही हो जाएगा। वैसे ही हुआ। मेरे मम्मी पापा जो गांव से लौटे थे ना, उनको मेरी बहन की जो रिश्ता होने गया था वो बात बनी नहीं। इसके बाद वो लोग जल्दी लौट आए थे। अगर वो लोग सही वक्त पर गांव से नहीं लौटते तो हो सकता था कि एक आध रात में हमारी वो काम हो जाता। वो लड़की मेरी जान ले लेती, मेरी आत्मा को निकाल करके चली जाती। माँ मेरा सही करती थी कि बेटा रेलवे लाइन पर रात के समय तू ज़्यादा घुमा फिरा मत कर, वहाँ पर आत्माएं भटकती रहती है। और उनकी बात मुझे आज भी याद है। और आज मैं अच्छी पोस्ट पर हूँ, और आज भी मैं जब रेलवे लाइन पर अकेले कभी जाता हूँ ना, तो उस लड़की का चेहरा मुझे याद आ जाता है और मैं कुछ देर के लिए डर जाता हूँ। शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, और डर जो है वो खौफ मुझे आज भी डराता है। और कभी कभी वो सपना मुझे आता भी है, जैसे वो सपने में लड़की मुझे रेलवे लाइन पर बुला रही हो। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था, सब कुछ बदल चुका था। अब वो लड़की कभी उसके बाद मेरे को पास में दिखाई नहीं पड़ी। हाँ, सपने में ज़रूर आती थी, डराती थी, लेकिन वो तो सपना होता था जो दिमाग में, जहन में बस जाता है, वो जल्दी से निकल नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी रविंदर जी यानी रवि की अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।